दिन 30। अच्छी खबरें आती रहीं और एल्फ की दिव्य जादुई शक्ति में भी एक बड़ी सफलता मिली। एल्वेन वेदी का निर्माण किया गया और एल्वेन नायक वन संरक्षक सेरेडर्न के पास बेलों का उलझाव और पेड़ों को बुलाना जैसे प्रमुख दिव्य मंत्र थे। मारना! जंगल के रक्षक सेरेडॉन आधे इंसान और आधे हिरण हैं, जिनका ऊपरी शरीर गहरे हरे रंग के बौने जैसा है और कान नुकीले हैं। वे चारों पैरों पर चलते हैं और उनकी चाल प्रकृति के करीब रहने वाले पौराणिक सफेद यूनिकॉर्न जैसी सुरुचिपूर्ण है। मेरे सेवकों, प्रकट हो जाओ और अपने स्वामी की रक्षा करो। उसने अपना हाथ हिलाया और 2 वृक्ष पुरुषों का जन्म हुआ। दिन 35। उच्च तीव्रता वाला युद्ध और भी बढ़ गया, जिसमें दोनों पक्षों ने सैनिकों की जान की कीमत पर अग्रिम मोर्चे बनाए, फिर नए सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए उनके खून और मांस को इकट्ठा किया। यह व्यावहारिक रूप से भविष्यवादी विज्ञान कथा युग में क्लोन युद्ध जैसा है। धिक्कार है, ये क्या है? वे विशेषीकृत सैनिक हैं, हीरो क्लास। युद्ध क्षेत्र पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एबिस रेस को दुश्मन के नए युद्ध शैली के खिलाफ लड़ना तेजी से मुश्किल होता जा रहा है। युद्ध में सेनापति और आक्रमण जाल अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कई प्राचीन शक्तियां प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भर्ती करने के लिए इतनी उत्सुक नहीं थीं। लू, बू या हुआंग झोंग जैसे सक्षम सेनापति अत्यंत दुर्जेय थे। व्यापक असफलताओं का सामना करने के बाद एबिस ने अंततः नई तकनीक के साथ आगे कदम बढ़ाया। उनके पास एक वीर वेदी भी थी। कब्रिस्तान में एक विशिष्ट नायक इकाई का जन्म हुआ है, क्रिप्ट लॉर्ड अस्लोन। ये एक भयंकर भृंग है जो अपने मूल भृंग रूप में वापस आ गया है। इसकी भृंग जैसी आंखें क्रूर हैं और ये रेंगता है। इसका शरीर काले, कांटेदार बाह्य कवच से ढका हुआ है, जो इसे रक्षात्मक रूप से अत्यंत मजबूत बनाता है। इसके पास अस्थायी जीवन बनाने की तकनीक भी है, भृंगों को बुलाना। वे अंडे देने के लिए शवों को पोषक तत्वों के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिससे छोटे लोहे के भृंगों के उद्भव को जबरन उत्प्रेरित किया जा सकता है। मारना! अपनी भयानक सुरक्षा और अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति के बल पर क्रिप्ट लॉर्ड युद्ध क्षेत्र में एक दुर्जेय हथियार बन गया। इसने रसातल की सेना का नेतृत्व करते हुए विश्व सुरंग में प्रवेश किया और प्राकृतिक अवरोध को तोड़ते हुए आगे बढ़ा, और कोई भी इसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। ह्यूमन फ्रंट, एक तंबू के अंदर स्थित परिषद कक्ष। क्रिप्ट लॉर्ड, यह तो बहुत भयानक है। सुरुचिपूर्ण प्रकृति संरक्षक गंभीर मुद्रा में दिखे और उन्होंने अपने नुकीले हरे नाखूनों से सैन्य मानचित्र की ओर इशारा किया। अपने डंडे को थामे हुए आर्कमेज एंथोनी भी गंभीर हो गए। उसने अग्रिम पंक्ति की रक्षा पंक्ति को भेद दिया है, अकेले ही किलेबंद दर्रे को पार कर लिया है। सैकड़ों सैनिक भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर हम उसे इस दर्रे पर कब्जा करने और मोर्चे पर एक मजबूत मोर्चा स्थापित करने देते हैं तो हम निस्संदेह पराजित होंगे। आइए देवताओं से परामर्श करें। जल्द ही देवताओं ने एक दिव्य संदेश भेजा। वे इससे निपटने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये युद्ध दिन प्रतिदिन भयावह होता जा रहा है। ठंडे हथियारों से होने वाले युद्ध से लेकर कवच और विषैले हथियारों की लड़ाई तक, और अब विभिन्न जादुई युद्ध और व्यक्तिगत नायक स्तरीय युद्ध तक सभ्यता तेजी से विकसित हो रही है। वीर व्यक्तित्वों के उदय और व्यक्तिगत वीरता के बढ़ते प्रभाव ने युद्ध के लिए एक पौराणिक युग की शुरुआत की है। दिन 40। मारना! क्रिप्ट लॉर्ड बेहद डरावना है। इसकी त्वचा और मांस अविश्वसनीय रूप से मोटे होते हैं। ये प्रजनन कर सकता है और छोटी सेनाएं बना सकता है, और ये भूमिगत सुरंगें भी खोद सकता है, जिससे भूमिगत क्षेत्र व्यावहारिक रूप से इसका इलाका बन जाता है। क्रिप्ट लॉर्ड ने अकेले ही किले में तैनात सेना के एक बड़े हिस्से का सफाया कर दिया। जब तक बाकी 2 नायक उसे बचाने के लिए पहुंचे, तब तक जमीन लाशों से भर चुकी थी। एल्फ जगत को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसकी युद्ध रेखाएं लगातार पीछे हटती रहीं और उसके क्षेत्र पर लगातार आक्रमण होते रहे। पेड़ में विराजमान देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने देखा कि क्रिप्ट लॉर्ड्स नीचे की भूमि को तबाह कर रहे थे। हम अराजकता के देवता द्वारा किए गए विनाश से बच गए। हम उसी स्तर की सभ्यता के सामने कैसे गिर सकते हैं? अपनी जाति के अस्तित्व के दबाव में देवताओं ने एक बार फिर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और एक नए प्रकार की इकाई विकसित की, कॉलोसस। हाँ, यदि इसका कवच न टूट सके तो किसी कुंद उपकरण से इसके आंतरिक अंगों को कुचल दें। धरती से एक सफेद रीढ़ की हड्डी निकली। बाबेल का टावर बढ़ता ही गया और एल्फ्स का रक्षक पर्वतीय दानव प्रकट हुआ। यह प्राणी सफेद बाह्य कंकाल के टुकड़ों से ढका हुआ था, जैसे दरारों वाला सफेद ग्रेनाइट। ली किंग की नजरों में भी यह 10 सेंटीमीटर लंबा एक विशालकाय योद्धा था। प्रयोगशाला में विशालकाय आकृति में खड़ा यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जमीन पर रहने वाली किसी जनजाति का एक साधारण मनुष्य इसकी एक उंगली के बराबर भी बड़ा नहीं था। एल्फ जाति का संरक्षक पर्वतीय दानव युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
युद्ध सभ्यता को आगे बढ़ाता है और दुनिया को पौराणिक कथाओं के और करीब लाता है। धमाका! धरती कांप रही थी। देवताओं ने विशेष रूप से विश्व वृक्ष का उपयोग करके एक विशाल वृक्ष शस्त्र का निर्माण किया, जो उसी के लिए बनाया गया था। पर्वत के दानव ने उस भयानक शस्त्र को चलाया और गुफा के स्वामी को चकनाचूर कर दिया। टकराना! ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिप्ट लॉर्ड एक बड़े ट्रक से टकरा गया, तुरंत पीछे की ओर उड़ गया और अनगिनत कंकाल सैनिकों से जा टकराया और कीड़ों में पाए जाने वाले हरे रंग के रक्त को थूक दिया। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन असल में उसका शरीर घायल था। उसने गड्ढा खोदकर भागने में कामयाबी हासिल की। हम जीत गए। हाँ, अब क्रिप्ट लॉर्ड अपनी रक्षात्मक क्षमताओं पर भरोसा करके हर जगह हमले करने की हिम्मत नहीं करता। दिन 50। जैसे जैसे उनकी तकनीक में सुधार हुआ, दोनों पक्षों ने एक दूसरे की विभिन्न मार्शल आर्ट और जादुई कौशल की नकल करना और उनसे सीखना शुरू कर दिया। प्रयोगशाला के फर्श पर जो दृश्य था, हर जगह खून, अवशेष, लाशों का पहाड़ और खून का सागर, गहरा हरा और चमकीला लाल खून पूरे इलाके में फैला हुआ। उसे देखकर ली किंग भी आह भरे बिना नहीं रह सकी। युद्ध और मृत्यु वास्तव में सभ्यता के विकास के उत्प्रेरक हैं। ये जैविक सृजन तकनीक, जो अस्थायी रूप से प्राणियों को उत्पन्न कर युद्ध के लिए बुला सकती है, का अर्थ है कि वे पृथ्वी से कम दसियों हजार साल आगे हैं। लेकिन उनमें से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था। वे शुरू से ही एक दूसरे को तुरंत मार डालने के लिए उत्सुक थे। ये लंबा खींचतान वास्तव में अंतिम टकराव की प्रस्तावना थी। दोनों सभ्यताओं के सर्वोच्च शासक गुप्त रूप से एक ही झटके में दूसरे को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली दांव तैयार कर रहे थे। ये तो वाकई बहुत बेरहमी है। ली किंग की नजरें थोड़ी नीचे झुक गईं। अगाध दुनिया। समुद्र से सूर्य की रोशनी नीचे आ रही थी, जिससे अंधेरी दुनिया में प्रकाश की किरणें सर्वोच्च सिंहासन पर पड़ रही थीं। ऊपर एक दानव स्वामी काले कवच में लिपटा हुआ है। उसके सिर पर एक भयावह काली छतरी है और उसके पूरे शरीर पर सुव्यवस्थित भारी कवच है, जिसमें कांटेदार भुजा और कलाई रक्षक हैं, जो उसे युद्ध की विस्फोटक और क्रूर सुंदरता प्रदान करते हैं। कंकाल संरचना में बदलाव आ रहा है। इस पर मांसपेशियां सुचारू रूप से काम कर रही हैं। शक्ति का मूल तत्व अंगों में विकसित हो रहा है। वे आंखें एक गहरे तालाब की तरह थीं, इतनी गहरी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। उस भारी कवच के नीचे ऐसा लगता था मानो एक परिपूर्ण जीवन सुप्त अवस्था में एक प्रचंड दहाड़ को जन्म देने वाला हो। जमीन पर सबसे मजबूत रक्षा प्रणाली, पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली अमरता, पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति, ये तीनों एक ही हैं। ये लगभग आ ही गया है। अंतिम परिणाम लगभग आ ही गया है। अगाध जादूगरों का एक समूह इधर उधर घूम रहा था। अगाध संसार का स्रोत, एक प्राचीन प्राणी जिसने अपने पतन के बाद लाखों संतानों को जन्म दिया। प्राचीन काल में पतित दानव सम्राट अब पुनर्जीवित हो रहा है। अगाध दुनिया, कमान केंद्र। सिल्फ, क्या तुम आखिरकार नागा सायरन पर अपना शोध पूरा करने वाली हो? इसी क्षण तारुस तैर कर आया और पूछा। हाँ, ये लगभग पूरा हो गया है। सिल्फ ने सिर हिलाया। अथाह गहराई की दुनिया में जीवित रहने के लिए वो मूल निवासी के अद्वितीय विष के कारण आधे मछली की आत्मा से आधे मानव, पतित मछली की पूंछ वाली आत्मा नाग में परिवर्तित हो गई। एक कोशिकीय युग के आरंभ में उसने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता से दुश्मन के उच्च कमान में घुसपैठ की और रसातल देवताओं के नेताओं में से एक बन गई। इसके अलावा उन्होंने डीएनए भंडारण तकनीक का उपयोग करके युद्ध की स्थिति और रसातल जगत के डेटा के बारे में जानकारी लगातार विरोधी एल्फ देवताओं को लीक की। वो पहले ही गुप्त रूप से हेरोडोटस के साथ पत्र व्यवहार कर चुकी थी। यहाँ तक कि आर्कमिज और प्रकृति के संरक्षक जैसे मानव नायकों के नाम भी उसी ने रखे थे। हेरोडोटस अक्सर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न विचारों, नवीन सोच और नए शोध अवधारणाओं से चकित रह जाते थे। बिल्कुल, इस गुफा के स्वामी का नाम भी उसी ने रखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर रात सोने से पहले वो सुजैन से अंदर हुई घटनाओं के बारे में बात करती थी। सुजैन ने कहा कि ये नाम उस युग की पौराणिक कथाओं के अनुरूप थे और वो इन नामों से ग्रस्त थी। भले ही वो वास्तव में इन्हें समझ नहीं पाती थी, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो कौन सा नाम चुनेगी। वूश! गहरे समुद्र से होश में आते हुए सिल्फ ने अपनी आंखें खोली। ये बुरा है, रसातल अपना अंतिम युद्ध शुरू करने वाला है। पास ही में सुजैन नाम की एक महिला खाना बना रही थी। सुजैन हाल ही में खाना बनाना सीख रही है और उसने पाया है कि उसके कौशल में तेजी से सुधार हो रहा है, क्योंकि उसके मस्तिष्क को एक आध्यात्मिक देवता का आशीर्वाद प्राप्त है। एक व्यक्तिगत सहायक मस्तिष्क जो डेटा रिकॉर्ड करता है, जो अविश्वसनीय रूप से आरामदायक है।
कुछ समय पहले सुजैन ने भी एक समाचार लेख देखा था। एक शतरंज खिलाड़ी ने धोखाधड़ी करने के लिए स्मार्ट एनल बीट का इस्तेमाल किया और एआई ने शतरंज खेलकर विश्व चैंपियन को हरा दिया। उसे लगा कि वो भी ऐसा कर सकती है और मेटल डिटेक्टर भी इसे पता नहीं लगा सकते। ये एक सजीव कंप्यूटर है। एल्फसन सिल्फ के लौटने के बाद भी उसे लगा कि वो विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की कर सकती है और कोई भी उसे अमीर दूसरी पीढ़ी की मुफ्तखोर नहीं कह सकता था। क्या हम सचमुच कुछ नहीं करने वाले हैं? सिल्फ ने रसोई की ओर देखते हुए पूछा। तभी सुजैन, जो अब एक समर्पित पत्नी और माँ बन चुकी थी, ने पूछा। वो सब्जियों का कटोरा लेकर बाहर आई। जब कार्रवाई करने की बात आती है तो व्यक्तिगत युद्ध शक्ति सहायता का सबसे बुनियादी रूप है। सूचना वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को प्रदान करती है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि कौन अधिक उपयोगी है, एक उच्च पदस्थ सैनिक या एक उच्च पदस्थ जासूस। उस काल्पनिक दूसरी दुनिया को समझने के बाद से सुजैन को विस्मय और भय दोनों का अनुभव हुआ। यहां तो केवल 5 या 6 दिन ही बीते हैं, लेकिन विश्व की दरार के दूसरी ओर 50 या 60 दिन पहले ही बीत चुके हैं। समय का अंतर 10 गुना। ये समय के अनुपात में अंतर नहीं है, दरअसल ये सभ्यता के जीवन स्तर में अंतर है। मनुष्यों की शारीरिक गतिविधियां और सचेत प्रतिक्रियाएं बहुत धीमी हैं, जैसे कोई 1000 साल पुराना कछुआ चल रहा हो या कोई 10,000 साल पुराना वृक्ष आत्मा सोच रहा हो। वो लगातार सोचती रहती थी कि ऐसे अद्भुत संसार में रहना कितना शानदार होगा। सड़क पर भूतों की तरह चलते हुए। ऊपर से गिरती बारिश एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली धीरे धीरे टपकती हुई पारदर्शी बूंदें हैं। पंखुड़ियां हवा में लहराईं और धीरे धीरे गिर पड़ीं, जिससे फूलों का एक शांत सागर बन गया। हर चीज अलग है। उनकी विश्व दृष्टि पूरी तरह से अलग है। उस दुनिया के प्राणी स्वर्ग में विराजमान प्राचीन देवताओं के एक समूह प्रतीत होते हैं। शायद सूर्य की रोशनी में बैठकर ही हम प्रकाश की गति का वास्तविक अनुभव कर सकते हैं। इससे वो बेहद उत्साहित और रोमांचित महसूस करने लगी। ये मानव इतिहास में पहली बार हो सकता है कि हमने समय और अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा की हो, या ये प्राचीन काल में समय यात्रा रही हो। यही कारण है कि दुनिया भर के मिथकों में हमें प्राकृतिक आत्माओं और नाग समुद्री राक्षसों का वर्णन मिलता है। उसे लगा कि खुशी अचानक ही आ गई है, जैसे कोई सपना हो। ये साबित करने के लिए कि ये सब सच था और वो वास्तव में इस शानदार और प्राचीन पौराणिक दुनिया में हस्तक्षेप कर सकती थी, उसने सिल्फ को गुप्त रूप से दोनों पक्षों से संपर्क करने और नायकों के नाम बताने के लिए कहा। एल्फ हीरो, एबिस हीरो और ह्यूमन हीरो। उसने पाया कि इसने सचमुच दुनिया को बदल दिया। वो एक साधारण सा नश्वर प्राणी जो दूसरी दुनिया से आया था और जिसकी बुद्धि औसत दर्जे की थी, उसने उन महान पौराणिक नायकों के नामों को प्रभावित किया जिन्हें प्राचीन इतिहास में दर्ज किया जाना था। एक ऐसी घटना जो अरबों लोगों में केवल एक बार होती है। ये चीट कोड वाकई कमाल का है, सुजैन ने अचानक पूछा। वैसे क्या आपने उस दिव्य कलाकृति पर शोध पूरा कर लिया है जिस पर मैंने आपको शोध करने के लिए कहा था? सुजैन को इन दिव्य तकनीकों की समझ नहीं थी, लेकिन इससे उन्हें शोध की दिशाओं पर सुझाव देने से नहीं रोका, जैसे कि कंप्यूटर का अध्ययन करना। क्या आपको यकीन है कि आप अपनी जेबें नहीं भर रहे हैं? खाना खत्म करने के बाद सिल्फ को थोड़ी बेबसी महसूस हुई। उसने पजामा पहना, बिस्तर पर लेट गई, बगल वाला लैंप जलाया और कंप्यूटर पर एक किताब पढ़ने लगी। सुजैन ने कहा, आप समझते नहीं हैं, यही हमारा एकमात्र लाभ है। पृथ्वी पर आपकी मदद करने का यही एकमात्र तरीका है। दूसरी तरफ के लोग बहुत उन्नत हैं, केवल उनके एकीकृत सर्किट ही बहुत पिछड़े हुए हैं। मैंने आपसे इसका अध्ययन करने के लिए कहा था, ताकि इससे न केवल हमारे लिए वास्तविकता में दिव्य आशीर्वाद को संशोधित करना, रेडियो संचार करना और डेन डेन मुशी बनाना आसान हो जाए, जो एक टेलीपैथिक जादू है जो लंबी दूरी तक ध्वनि प्रसारित कर सकता है, बल्कि ये तकनीक हेरोडोटस को भी प्रदान की जा सके। सुजैन की राय में एक ऐसे पृथ्वीवासी में क्या अंतर है जो दूसरी दुनिया में जाता है और सर्किट और प्रौद्योगिकी में कोई नवाचार नहीं करता है, और एक नमकीन मछली में क्या अंतर है? बाकियों को हराने का कोई तरीका ही नहीं है। उनकी राय में ईश्वरीय आशीर्वाद एक जैविक कंप्यूटर था और उस दूसरी दुनिया में भी सभ्यता का विकास इसी स्तर का था, लेकिन उनके जैविक कंप्यूटर अधिक उन्नत थे। हालांकि कंप्यूटर का व्यावहारिक अनुप्रयोग बहुत पुराना हो चुका था। वैसे सूचना संग्रहण तकनीक के संबंध में युद्ध के सभी दृश्यों को रिकॉर्ड करना याद रखें। सुजैन जानती थी कि सिल्फ के पास एक जादुई शक्ति थी। वो अपनी उंगली के एक स्पर्श से यादें दर्ज कर सकती थीं, और जब तक दूसरे पक्ष को एल्फ देवता एक जैविक कंप्यूटर का आशीर्वाद प्राप्त था, तब तक छवियों का विश्लेषण किया जा सकता था। सिर्फ एक उंगली से यादों को ट्रांसफर करना कितना शानदार है। बाद में जब आप अपनी शक्ति स्थापित कर लेंगे, तो आप उस दूसरी दुनिया के शानदार दृश्यों को रिकॉर्ड करेंगे और उन्हें दूसरों के दिमाग में प्रक्षेपित करेंगे।
दूसरे लोक में होने वाला वो शानदार पौराणिक महाकाव्य युद्ध निश्चित रूप से उन मूर्खों को ये विश्वास दिला देगा कि वो दूसरे लोक की एक एल्फ संत है। आप इस युग को नहीं बदल सकते। सुजैन ने सुझाव दिया, ये आपके लिए उठने का समय नहीं है। अपनी शक्ति जुटाएं, दुनिया के शीर्ष पर खड़े नायकों को देखें, उनकी जीत और हार को देखें, और ये देखें कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। सिद्धांत में सिर्फ एक दिव्य मंत्र का प्रयोग कर सकती है, दृष्टि तुल्यकालन। जब तक वो सूचना भंडारण के लिए डीएनए कोड का उपयोग करके अपने द्वारा देखी गई हर चीज को छवियों में रिकॉर्ड करती है और फिर इसे सुजैन के मस्तिष्क में भेजती है, तब तक वो दृश्य तुल्यकालन प्राप्त कर सकती है। तो चलिए अपना शोध जारी रखें, मुझे उस दूसरी दुनिया को अपनी आंखों से देखना ही होगा। ली किंग उपनगरीय सड़क पर इत्मीनान से साइकिल चला रही थी। मैंने तुम्हें अंदर रहकर विकसित होने दिया, लेकिन तुमने इस मौके का फायदा उठाकर आलस किया। अपने चतुर दिमाग से तुम यहां आए और तुरंत ही दूसरों के साथ दुनिया साझा करना और दूसरी दुनिया देखना चाहते हो। कितना दिखावा है। एक सभ्य समाज में बहुत कम लोग वास्तव में अपना काम ठीक से करते हैं। काम चोरी करना हमारी फितरत में है। सड़क के दोनों ओर के पेड़ पीले गिरे हुए पत्तों से ढके हुए थे और शरद ऋतु की हवा ली किंग के गालों को छू रही थी। उनके लिए ये युग काफी दिलचस्प तरीके से सामने आया है। पहला सामूहिक विलुप्तीकरण तब हुआ जब एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में विकसित हुए। दूसरे सामूहिक विलुप्तीकरण ने उन्हें समुद्र में मछलियों में बदल दिया। तीसरे सामूहिक विलुप्तीकरण ने एक एकीकृत मस्तिष्क में रूपांतरित कर दिया। हर सामूहिक विलुप्ति एक बड़ा विकास है। वे अब मानव जीवन रूपों से भी आगे हैं, पृथ्वी से हजारों साल आगे निकल चुके हैं। तो अभी प्रयोगशाला में मौजूद इस विलुप्ति के बारे में क्या? वो कुछ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। हमें नहीं पता कि आगे किस तरह का सभ्यतागत परिवर्तन होगा, लेकिन जो विकसित जीवन जन्म लेगा वो निश्चित रूप से एक परिवर्तनकारी गुणात्मक परिवर्तन होगा, जो पृथ्वी पर जीवन के बारे में मानव की समझ से कहीं आगे होगा। आखिरकार उन्होंने उन पर काफी दबाव डाल दिया है। अगाध खाई के तीनों शासकों ने त्रिमूर्ति पर शोध शुरू कर दिया है और युद्ध के दौरान प्राचीन दानव सम्राट को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। शायद अतीत में बुलाया जाना मेरे लिए एक अद्भुत और अविस्मरणीय छोटी यात्रा थी। हल्की सी हंसी के साथ ली किंग बगल में स्थित सुजैन के घर के पास से गुजरी, घर लौटी और अपनी कार को आंगन में खड़ी कर दी। क्या मोर झींगा, प्लानारियन और निश्चित रूप से भृंग पृथ्वी पर सबसे मजबूत जीवन रूप हैं? धरती का सबसे ताकतवर प्राणी, है ना? मैं देखना चाहूंगा कि ये कैसा लगता है।